नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे होंगे। डेली हम लोगों के साथ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे और काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो ठीक है, इसी सीखने सिखाने के क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों के बीच हुआ था वो हम लोगों पढ़ रहे थे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, अर्थात तुलनात्मक आकार की तथा आंतरिक अंगों के अध्ययन से उद्विकासीय प्रमाण। और इसमें हम लोगों ने जो पहला एविडेंस लिया था वो एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉजी था, अर्थात समजातता से प्रमाण। तो समजातता से प्रमाण में हम लोगों ने 2-3 चीज़ों को क्लियर किया था। समजात अंगों को देखा था और समजातता का अर्थ समझा था, और समजात अंग कब विकसित होते हैं, किस तरह से विकसित होते हैं, किस इवोल्यूशन के थ्रू विकसित होते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि समरूपता से प्रमाण। तो उसी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का जो एविडेंस है उसी के अंतर्गत हम लोग सेकेंड एविडेंस की बात करेंगे आज। और ये सेकेंड एविडेंस होगा कुछ इस तरह से, ये होगा समरूपता से प्रमाण, इस तरह से। अब सवाल उठता है कि समरूपता से प्रमाण की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो यहाँ हमें कहना पड़ेगा कि एविडेंसेस फ्रॉम एनालॉजी। तो आप देखेंगे अब सवाल उठता है कि समरूपता का अर्थ या एनालॉजी का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समरूपता या एनालॉजी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे समरूपता की। तो समरूपता का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समरूप अंगों का पाया जाना या इनका अध्ययन। इस तरह से हम देख पाएंगे इन चीज़ों को। अब सवाल ये उठता है कि समरूप अंग होते क्या हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। समरूप अंग, या इन्हीं को एक और नाम देते हैं समवृत्ति अंग, जी हाँ, समवृत्ति अंग। तो समरूप या समवृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है, वृत्ति का अर्थ होता है पेशा या कार्य। तो एक जैसा कार्य करने वाले अंग, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो इसी को इंग्लिश में आप देखिए, एनालॉगस और होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। जी हाँ, एनालॉगस ऑर्गन्स या होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। अब सवाल उठता है कि समरूप अंग क्या हैं। तो आइए, जैसे हम लोगों ने समजात अंगों को समझा था, ठीक उसी तरह से इनको भी समझेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हम लोगों के जो रिलेटेड क्वेश्चन बने वो सभी क्वेश्चन हम लोगों के सही हो पाए। आइए देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 2 या अधिक
जातियों की वे अंग या रचनाएं जो, जी हाँ, ध्यान देंगे कि अब यहीं से हम लोगों ने होमोलॉगस ऑर्गन को समझा था, तो इसी तरह से यहां पर देखेंगे जो आंतरिक रचना में या आंतरिक रचना व उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, और दूसरी कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे कि समान कार्य के लिए या समान कार्य हेतु अनुकूलित होते हैं, और तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ये होगी कि हम ये देखेंगे कि किस तरह के जीवधारियों में समान पूर्वजता वाली जातियों में विकसित होते हैं या भिन्न पूर्वजता वाली जातियों में विकसित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सिंपली आप कहेंगे भिन्न पूर्वजता वाली जातियों में तब विकसित होते हैं जब वे समान आवासों की ओर या समान आवासों को या समान आदतों को अपनाती हैं, जब वे समान आवासों या आदतों को अपनाती हैं। अब एक चीज और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर दो अलग अलग पूर्वजता वाली जातियां, जैसे आप देखिए, सिंपली हम बात करेंगे इस तरह से दो या दो से अधिक अलग अलग पूर्वजता वाली जातियां समान आवास की ओर आती हैं और समान आवास की ओर आकर के एक जैसी रचनाओं या समान कार्य करने वाली रचनाओं या समान अनुकूलनों को विकसित करती हैं। तो देखिए कि क्या होगा। इस तरह से आप देखिए लगभग एक ही जैसी दिखाई देने वाली जातियों में या समान अनुकूलनों को ये तीनों प्राप्त कर रही हैं। तो अलग अलग आवास से समान आवास में आने पर तो देखिए अभिसारिता दिखाई दे रही है आपको या अपसारिता दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल कहेंगे अभिसारिता दिखाई दे रही है, अर्थात अभिसारी उद्विकास के फलस्वरूप ये रचनाएं इस तरह से समान कार्य करने वाली रचनाएं या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो आप देखेंगे अभिसारी उद्विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं।
इस तरह से। तो अर्थात ध्यान दें, भिन्न पूर्वजता वाली जातियों अर्थात समान वंशावली की या भिन्न वंशावली की, तो आप कहेंगे भिन्न वंशावली की जातियों में। तो आप ध्यान देंगे यहां पर हम कहेंगे अर्थात भिन्न वंशावली वाली जातियों में होते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये शर्तें हैं किसके लिए, समरूप अंगों के लिए या समवृत्ति अंगों के लिए। अब आप क्या कहते हैं बच्चों, आप कहते हैं, आपसे कोई पूछेगा कि समरूप रचनाएं या समवृत्ति रचनाएं क्या होती हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो आप बड़े आराम से तुरंत एक झटके में कह देते हैं कि ऐसे रचनाएं जो उत्पत्ति में भिन्न हो और समान कार्य करती हो, कार्य में समान हो। तो बस ये तो आपका डेफिनेशन सही है, लेकिन केवल इतना ही अगर आप याद रख के रखते हैं तो उससे क्वेश्चन जब घुमाया जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। इसीलिए आपको इतनी चीज़ों पर जरूर फोकस करना पड़ेगा, अवश्य रूप से इसको जानना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस चीज़ को कंसीडर कर लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद में अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे, अर्थात समरूप रचनाओं का पाया जाना अर्थात समजातता किसका सूचक होता है, किसकी ओर इशारा करता है, किसका संकेत देता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। तो आप कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो यहां पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि एनालॉगस ऑर्गन्स का पाया जाना किसका सूचक है जी, अपसारी उद्विकास या अभिसारी उद्विकास। अभिसारी मतलब अलग अलग से एक ओर जाना, तो आप लिखेंगे अभिसारी उद्विकास को दर्शाता है। ये बहुत आवश्यक लाइन है। अब यहां पर लिखेंगे, ये है अभिसारी उद्विकास का क्रम या अभिसारी उद्विकास का पैटर्न या तरीका। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब ये क्या है, तो आप इनको आप कहेंगे, ये है देखिए भिन्न पूर्वजता वाली जातियां। ये हैं। अब ये जातियां किधर की ओर जा रही हैं, यहां पर हम लोग इन तीरों के द्वारा या एरो के माध्यम से आपको क्या दिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे समान आवास की ओर जाना। अलग अलग बिंदुओं से समान बिंदु की ओर जा रही हैं, इसका मतलब है अभिसारिता दिखाई दे रही है, यहां पर कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो अभिसारी उद्विकास अर्थात इसी को क्या बोलते हैं जी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अनुकूली अभिसारिता भी कहते हैं। तो इसको आप कहेंगे एडैप्टिव
कन्वर्जेंस, इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें आ जाएंगी इससे रिलेटेड। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज आप कंप्लीट करिए, फिर आगे की बात आगे करते हैं। तो आपने कंप्लीट कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे जी हाँ, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि समरूप अंगों के या एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे समरूप अंगों के उदाहरण। जी हाँ, तो बात करेंगे यहां पर कि जो एनालॉगस ऑर्गन है उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सिंपली हम लोग बात करेंगे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। इन्हीं एनालॉगस ऑर्गन के लिए एक और टर्म हमने यूज किया था, यहां पर देखिए, या इसे होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या कहानी बन रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, एनालॉगस ऑर्गन्स के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, फर्स्ट मैं यहां से स्टार्ट कर लूं, ट्यूबर अर्थात स्टेम ऑफ पोटैटो एंड रूट ऑफ स्वीट पोटैटो अर्थात आलू व शकरकंद। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब आलू में और शकरकंद में दोनों में ही स्टार्च को स्टोर करने के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन आलू में जो स्टार्च स्टोरिंग ऑर्गन है वो क्या है, ट्यूबर है, अर्थात हम बात करेंगे कि वह तने का रूपांतरण है, जबकि शकरकंद में क्या है, जड़ का रूपांतरण है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, एक मोलस्क व एक, जैसे एक मोलस्क की बात करेंगे तो एक मोलस्क में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑक्टोपस। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑक्टोपस। एवं एक कशेरुकी की आंखें। तो ये हो जाएगा एक मोलस्क अर्थात ऑक्टोपस तथा एक कशेरुकी। अब एक कशेरुकी में एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं मेंढक ले सकते हैं, मेंढक की आंखें। अब इसी तरह से यहां पर हम लोग देखें कि देखिए, और यहां पर मोलस्क की, ऑक्टोपस की जगह पर लोलिगो या सीपिया दे सकता है, और मेंढक की जगह पर मनुष्य की आंखें पूछ सकता है। तो जैसे अगर पूछा जाए कि मेंढक की आंखें और मनुष्य की आंखें ये दोनों क्या हैं, होमोलॉगस हैं, एनालॉगस हैं, तब तो आपको कहना पड़ेगा कि होमोलॉगस हैं, समजात अंग हैं,
क्योंकि दोनों कशेरुकी हैं, जबकि ऑक्टोपस एक अकशेरुकी है और जो मेंढक है वो कशेरुकी है। इनकी दोनों की आंखें पूछेगा तो ये दोनों अलग अलग पूर्वावस्था वाले हैं, समान आवश्यकता के फलस्वरूप दोनों में देखने का अनुकूलन विकसित हुआ है, तो इसको आप एनालॉगस ऑर्गन कंसीडर करेंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग देख पाएंगे और भी चीज़ों को। तो इसमें आप देखेंगे बिच्छू का दंश उपकरण, अब बिच्छू का दंश उपकरण अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसका रूपांतरण है, तो इसमें आप कहेंगे अंतिम शरीर खंड का रूपांतरण। अंतिम शरीर खंड का रूपांतरण। और दूसरा हम देखेंगे वह मधुमक्खी का दंश उपकरण। और अब मधुमक्खी का जो दंश उपकरण है ये किसका रूपांतरण है, तो सिंपली हम कहेंगे कि मादा बाह्य जननांगों का रूपांतरण। इस तरह से बात कर पाएंगे यहां पर। इसी के अलावा यहां पर हम लोग देखें कीट व पक्षी के पंख। कीट का जो पंख होता है वह शरीर का जो अध्यावरण है, शरीर का आवरण है या बॉडी वॉल है, उसका फैलाव है। और पंख क्या है, अग्रपादों का रूपांतर। पक्षी में अगर पंख की बात करेंगे तो अग्रपादों का रूपांतरण है। इस तरह से दोनों में उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य समान है। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे हाथी का सूंड। हाथी का सूंड निकला होता है ना आगे, उसकी बात करेंगे। सूंड तथा बंदर की हाथ, दोनों ही भोजन को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, दोनों ही भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन एक उसकी नाक के आगे का एक्सटेंशन है या कह लीजिए फैलाव है, जबकि दूसरा अग्रपाद है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि इनकी भी ओरिजिन अलग है लेकिन कार्य समान कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग देखें एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बात करेंगे। एक पक्षी होता है पेंगुइन, उसके अग्रपाद रूपांतरित हो गए हैं तैरने के लिए फ्लिपर के रूप में। और दूसरा है डॉल्फिन। डॉल्फिन के भी जो अग्रपाद हैं वो फ्लिपर के रूप में तैरने के लिए रूपांतरित हो गए हैं। तो जरा देखिए कि एक तो है पक्षी जो कि स्थलीय वातावरण से जल की ओर चला गया, और दूसरा था स्तनी जो कि अपने स्थलीय वातावरण से जल की ओर चला गया। तो दोनों जब एक पक्षी और एक स्तनी अर्थात अलग अलग पूर्वावस्था वाले जीवधारी समान आवास में आए, जल में आए, तो उनमें तैरने के लिए अनुकूलन विकसित हुआ। इसीलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के फलस्वरूप विकसित हुए हैं दोनों के फ्लिपर, इसीलिए इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पेंगुइन व डॉल्फिन की
फ्लीपर। तो इस तरह से हमने आपको कुल 6 एग्जाम्पल बता दिए। बताने को तो मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप पहचानना सीखिए। आप याद मत करिए कि हम 10 एग्जाम्पल याद कर लें, 20 एग्जाम्पल याद कर लें। क्यों? 20 एग्जाम्पल याद करेंगे तो क्या होगा, 21वां एग्जाम्पल नहीं बनेगा, वो पूछ लेगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आपको क्या करना होगा कि दिमाग लगाना होगा कि जिन 2 अंगों की बात की जा रही है वो दोनों अंग किसके रूपांतरण से बने हैं और किन जीवधारियों में पाए जा रहे हैं। इन दोनों जीवधारियों की पूर्वजता समान है या असमान है, तथा इन अंगों का विकास समान आवश्यकताओं के कारण हुआ है, समान कार्य करने के लिए, या अलग अलग आवास में या अलग अलग आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको समझनी होगी, ये चीज आपको देखना होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे एक और एग्जांपल, जैसे अगर आप लेना चाहें तो यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कीट के पंख व ड्रैको के पैटेजिया अर्थात त्वचीय पंख व चमगादड़ के पैटेजिया। अब फिर वही बात, पैटेजिया का अर्थ क्या हुआ? पैटेजिया का अर्थ हुआ त्वचीय पंख। तो चमगादड़ के जो त्वचीय पंख हैं वह अग्रपादों के ऊपर विकसित हुए हैं, और जो ड्रैको है, अब आप कहेंगे सर ये ड्रैको क्या होता है? ड्रैको का अर्थ होता है बच्चों उड़न छिपकली। क्या हो जाएगा जी? उड़न छिपकली या फ्लाइंग लिजर्ड, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? फ्लाइंग लिजर्ड, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इन चीजों की ओर देखें हम लोग, तो कीट के पंख व ड्रैको के पैटेजिया, इस तरह से कर लिया आपने। त्वचीय पंख हो गए, चमगादड़ के पैटेजिया हो गए, ठीक है ना? तो ये सब आपस में एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग और भी बात करें तो यहां पर 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग और ले सकते हैं। हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि झींगे या प्रॉन की गिल व मनुष्य के फेफड़े, मनुष्य के फेफड़े। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि झींगे के गिल व मनुष्य के फेफड़े, इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपली गिल को आप क्लोम भी कह सकते हैं, क्लोम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों का फंक्शन है श्वसन में सहायता करना। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि दोनों के भले ही कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति अलग है, तथा इन दोनों जीवधारियों की जो बात की जा रही है उनकी पूर्वजता भी अलग है। एक आर्थ्रोपोड है अर्थात अकशेरुकी है, और दूसरा मनुष्य है अर्थात कशेरुकी या स्तनी के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को पहचान रहे हैं कि जिन अंगों की बात की जा रही है उनकी उत्पत्ति समान है या असमान है, तो उत्पत्ति असमान है।
और पूर्वजता कैसी है, दूर की है। तो जब दूर की पूर्वजता है तो निश्चित रूप से उनमें समान कार्य करने के लिए विकास किस उद्विकास के द्वारा है, अपसारी या अभिसारी, तो आप कहेंगे अभिसारी उद्विकास के द्वारा। तो अभिसारी उद्विकास के द्वारा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे माना जाएगा कि एनालॉगस ऑर्गन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। क्लियर? तो ये बात हो गई हम लोगों के सामने। चलिए इसके बाद में आगे कर लेते हैं। अब सुनिएगा कि इसमें हम लोग एक चीज और देख लें। क्या? अब समरूप रचनाओं से प्रमाण हो गया, तो इसके अलावा आगे हम लोग एक और एविडेंस लेंगे। किससे? अब वो तीसरा एविडेंस हो जाएगा। तो तीसरा एविडेंस जी किसमें हो जाएगा? तो थर्ड एविडेंस हो जाएगा वो जो पहला एविडेंस हम लोगों का चल रहा है, तुलनात्मक आकार की एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन से विकास के प्रमाण, उसी के अंतर्गत ये थर्ड एविडेंस हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। ये और ये है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अवशेषी अंगों से प्रमाण की बात करेंगे तो इसको कहते हैं एविडेंसेज फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स या रूडिमेंटरी ऑर्गन्स। आप देख सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स या रूडिमेंटरी ऑर्गन्स से प्रमाण की बात की जाएगी। तो इसमें आपको सिंपली देखना पड़ेगा कि क्या होते हैं ये अवशेषी अंग या क्या होते हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्लियर है ना? तो आइए यहां पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि क्या होते हैं ये। तो सिंपली आप कहेंगे अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो इसमें हम लोगों को देखना होगा कि किन्हें कहते हैं। तो देखिए, हम लोगों के शरीर में अगर कोई ऐसा अंग हो जो कार्य न कर रहा हो, निष्क्रिय हो, तथा हमारे किसी पूर्वजीय जीवधारी में सक्रिय हो, तो ऐसा अंग हम लोगों के शरीर में जहां निष्क्रिय है उस शरीर में अवशेषी माना जाएगा। तथा किसी पूर्वजीय जीवधारी में विकसित किसी पूर्वजीय जीवधारी में अगर वो सक्रिय है तो इससे यह प्रमाणित होता है कि निश्चित रूप से उस तरह के जीवधारियों से हम लोगों का उद्विकास हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अर्थात किसी मतलब वे अंग जो धारक जीवधारी में, धारण करने वाले जीवधारी में निष्क्रिय हों तथा पूर्वजीय जीवधारी में सक्रिय हों, ऐसे अंगों को धारक जीवधारी में अवशेषी अंग कहा जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे किसी जीवधारी की वे अंग या रचनाएं जो, ध्यान दीजिए, वे अंग या रचनाएं जो निष्क्रिय व अपहासित होते हैं,
अपहासित होते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जबकि यही अंग पूर्वजीय जीवधारियों में सक्रिय होते हैं, जबकि ये अंग कुछ पूर्वजीय जीवों में सक्रिय हो सकते हैं। ये अब सवाल उठता है कि एग्जाम्पल्स, तो हम बात करेंगे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ, हम यहां पर लिखें वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। तो यहां पर हम लोग कंसीडर करें कि क्या कंडीशन होगी। आइए इसको समझने का प्रयास करें। तो देखेंगे हम लोगों में कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। तो स्टार्ट करें, हम लोग देखें, जैसे हम लोगों में बॉडी हेयर हैं, तो बॉडी हेयर्स का हम लोगों के शरीर में कोई काम नहीं है, इसलिए ये अवशेषी होंगे। इसी के साथ साथ बॉडी हेयर्स के अलावा हम लोगों की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके जस्ट पीछे की ओर, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडिल पिट्यूटरी लोब होता है, उसको भी ह्यूमन में वेस्टिजियल कहा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने इतना जरूर लिखा है कि भ्रूणीय विकास के समय इसका मध्य पिंडक, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडिल लोब होता है, वो अत्यंत अपहासित हो जाता है। ये चीज़ बताया गया है एनसीईआरटी में भी। और इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे, और हम लोगों के जो दांतों में लास्ट मोलर टीथ होते हैं, अर्थात तीसरे चर्वणक दांत, तो ये चर्वणक दांत भी हम लोगों में क्या होते हैं कि अवशेषी होते हैं, अर्थात मोलर टीथ, जिनको विजडम टीथ कहा जाता है, ये भी अवशेषी होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों में देखें कि मेल्स में, अर्थात पुरुषों में, जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, अर्थात मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी अवशेषी होती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स और इनके निपल्स को भी अवशेषी माना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ की एब्डोमेन रीजन की जो सेगमेंटेड एब्डोमिनल मसल होती हैं, वो भी ह्यूमन में वेस्टिजियल होती हैं। इसी के साथ जो टेल वर्टिब्री है, वो भी वेस्टिजियल है। और ध्यान देंगे कि सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अर्थात आहार नाल की बड़ी आंत्र की जो अंधनाल है, और कृमि रूप परिशेषिका है, ये दोनों भी अवशेषी होते हैं। साथ में हमारे आँखों की निमेशक पटल भी, या तीसरी आईलिड जो कहलाती है, वो भी अवशेषी होती है। और इस ईयर पिना को हिलाने के लिए, इस ईयर पिना को हिलाने के लिए जो मसल्स होती हैं, अर्थात कर्णपल्लवों की पेशियां, कर्णपल्लव नहीं, कर्णपल्लवों की पेशियां, ये पेशियां भी हम लोगों में अवशेषी होती हैं, फंक्शनलेस होती हैं, इसीलिए हम अपने कर्णपल्लवों को हिला नहीं पाते हैं। एक और एग्जाम्पल है नेल्स। नेल्स को अवशेषी मत मानिएगा, क्यों? क्योंकि नेल्स हमारे फिंगर टिप्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये हमारे एक्सोस्केलेटन है और फंक्शनल हैं, ये समझ रहे हैं ना? तो ये फंक्शनल है, इसको आप अवशेषी नहीं मानेंगे। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य के ये जो विभिन्न रचनाएं हैं, आइए देखते हैं कि ये क्या होंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे, हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पर
शरीर के बाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक, ये हो जाएगा। साथ में यहां पर हम लोग देखेंगे और क्या कंडीशन कंसीडर करेंगे हम लोग, तो पीयूष ग्रंथि का मध्य पिंडक, और आगे आप लिखेंगे जी हाँ, थर्ड मोलर टीथ या विजडम टीथ। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे निमेशक पटल, ध्यान दें, या तीसरी पलक, अर्थात हम लोग कहेंगे थर्ड आईलिड या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं देखिए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसी को दो और नामों से भी जानते हैं, इसे एक और नाम देते हैं देखिए प्लिका सेमील्यूनैरिस, और इसी को एक और नाम भी देते हैं थर्ड आईलिड। तो इस तरह से कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होती है, तो इसे जानने के लिए आपको बच्चों यहां पर देख सकते हैं आप सपोज करिए कि किसी की ये आंख है, तो इस आई में आप देखेंगे ये तो आइरिस हो गया। यहां पर आई का जो भीतरी कोना होता है, इनर कॉर्नर होता है, इस इनर कॉर्नर के पास में एक रेडिश कलर की झिल्ली पाई जाती है, लाल रंग की अर्धचंद्राकार झिल्ली पाई जाती है। इस तरह से आप देखिए यहाँ रेडिश कलर अर्धचंद्राकार झिल्ली पाई जाती है, और यही है थर्ड आईलिड या प्लिका सेमील्यूनरिस। प्लिका का अर्थ झिल्ली होता है, और सेमी मीन्स हाफ होता है, आधा होता है, और लूनर मीन्स होता है चंद्रमा। तो अर्धचंद्राकार, हाफ सेमील्यूनरिस मीन्स अर्धचंद्राकार, इसीलिए आप देखिए इसका नाम है प्लिका मीन्स हो जाएगा, आप ध्यान दें, झिल्ली, और सेमील्यूनरिस मीन्स हो जाएगा क्या, अर्ध चंद्राकार। तो इस तरह से आप देख पाएंगे अर्धचंद्राकार। तो अब इसमें हम लोग देख पाएंगे कि क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी होगी। तो देखिए निमेशक पटल हो गया, तीसरी आंख हो गई, और इसके अलावा अब क्या देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे नर में दुग्ध ग्रंथियां व उनकी निप्पल या इस तरह से, ये इंग्लिश हो जाएगा और ये हिंदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखें कुछ और बातें भी, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे और क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे
आहार नाल में अंधनाल व कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका का अर्थ हो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, आप ध्यान दें कि सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन आप ध्यान दें, ये इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य होता है शाकाहारी जीवधारियों में सेलुलोज का पाचन। क्या? सेल्यूलोज का पाचन। लेकिन मनुष्य में ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते हैं, इसलिए इन दोनों को अवशेषी अंग माना जाता है। लेकिन इनकी दीवारों में, इन दोनों पार्ट्स की दीवारों में लसिका ऊतक पाया जाता है, इसीलिए यह प्रतिरक्षा में थोड़ी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारी प्रतिरक्षा में सहायक हैं, क्योंकि जरा आप देखिए क्यों सहायक हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि क्या करते हैं? याद कीजिए, क्योंकि इनकी दीवार में लसिका ऊतक होता है। इस तरह से दीवार में लसिका ऊतक होने के कारण यह प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे एक और ऑर्गन, पुच्छास्थि या कॉकिक्स। जो टेल बोन होती है हम लोगों की, वो टेल बोन भी आप ध्यान दीजिए कि अवशेषी मानी जाती है। हम लोगों में क्या मानी जाती है जी? अवशेषी मानी जाती है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और ऑर्गन लिखते हैं, और उन अंगों में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को कहना होगा कि कर्ण पल्लवों की पेशियां। तो आप देखेंगे कर्ण पल्लवों की पेशियां, तो ये हो जाएंगे कौन? ये सब हो जाएंगे हम लोगों की बॉडी में अवशेषी रचनाएं या हम लोगों की बॉडी में अवशेषी अंग। क्लियर है ना? इसी के साथ साथ हम लोग ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन के अलावा कुछ और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स को देख सकते हैं, या कह लीजिए कि कुछ अन्य जीवधारियों के अवशेषी अंग हम लोग देख सकते हैं। तो आइए इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कुछ अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग। जी हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ अन्य जंतुओं में अवशेषी अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देख पाएंगे कि किनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, फर्स्ट देखिए पाइथन, अर्थात आप जानते हैं पाइथन किसे कहते हैं जी? अजगर। वह बोआ,
जैसे बड़े सर्पों में, ये बड़े सांप होते हैं और ये जो बड़े सर्प लार्ज साइज्ड स्नेक होते हैं, इनमें पेल्विक गर्डल पाया जाता है और छोटे छोटे पश्चपाद पाए जाते हैं। तो इनमें छोटे छोटे पश्चपादों का कोई कार्य नहीं होता है, अवशेषी होते हैं, और पश्चपाद अगर अवशेषी हैं तो फिर वहाँ पर पेल्विक गर्डल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन व बोआ जैसे बड़े सर्पों में छोटे पश्चपाद व श्रोणि मेखला, ये चीज हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं व्हेल में, व्हेल व डॉल्फिन में, जी हाँ, व्हेल व डॉल्फिन में श्रोणि मेखला, इनमें भी पेल्विक गर्डल पाया जाता है, जबकि इसमें पश्चपादों के अग्रपादों के स्थान पर तो फ्लिपर हैं लेकिन पश्चपादों के स्थान पर नहीं है। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ भी ये श्रोणि मेखला क्या हो जाएगी, अर्थात पेल्विक गर्डल क्या हो जाएगी जी, ये वेस्टिजियल हो जाएगी। साथ में यहाँ पर हम लोग देखें घोड़े की स्प्लिंट, अस्थियां, या हम सीधे सीधे कहें कि घोड़े की अंगुलास्थियां, ध्यान दें, घोड़े की अंगुलियों की जो अस्थियां होती हैं, अंगुलास्थियां होती हैं, उनमें केवल मध्य डिजिट, मध्य अंगुली ही पूर्ण विकसित होती है या अधिक विकसित होती है तथा वही क्रियात्मक होती है, जबकि दूसरी और ये तीसरी अंगुली की जो बोन है वो घोड़े में त्वचा के नीचे अत्यंत छोटी अस्थि के रूप में पाई जाती है, जिसे स्प्लिंट बोन्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं जी, तो आप लिखेंगे स्प्लिंट बोन्स। तो ये कहानी हो जाएगी घोड़े की अंगुलास्थियां। क्लियर है ना। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और चीज देख सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि न उड़ने वाली पक्षियों की पंख तथा उनकी जो उड़ने वाली पेशियां हैं वो, तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ान रहित पक्षियों के पंख व उनकी उड़न पेशियां, जी हाँ, क्योंकि अब वो उड़ने का कार्य तो करती नहीं, इसीलिए जो फ्लाइट मसल्स हैं वो फ्लाइट मसल्स भी अवशेषी मानी जाती हैं उनमें, और उनके पंख भी अवशेषी माने जाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा।
हाँ, घोड़े की जो अंगुलास्थियाँ स्प्लिंट बोन्स हैं, इनमें हम लोग ये कहेंगे दैट इज बोन्स ऑफ, कौन सी अंगुली की बोन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि बोन्स ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट्स, अर्थात दूसरी और चौथी अंगुली की जो अस्थि होती है घोड़े में, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो अवशेषी होती हैं और इन्हें नाम क्या देते हैं, स्प्लिंट बोन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से आप देखें, और उड़ान रहित पक्षियों के पंख व उनकी उड़न पेशियाँ, ये अवशेषी माने जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास है वो यहीं तक, इस क्लास को यहाँ पर समेटते हैं, ठीक है ना, और कंप्लीट करते हैं। लगभग 1 घंटे हो भी गया है। तो आगे की जो बातें हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपके साथ अगली आने वाली क्लास में। क्लियर है ना? तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि मैं अगले दिन फिर से आपसे एक बार नई ऊर्जा के साथ मुलाकात कर पाऊँ। जय हिंद, जय CLC।